मेरे प्यारे स्टूडेंट, आशा है कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के मैथ का, जो आपका समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर का दूसरा वीडियो है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और मैं अन्य यूट्यूबर की तरह आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मेरा मानना है कि सबसे पहले कि मेरा जो काम है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप लोग का इच्छा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। लेकिन पहले आप लोग पहले समझिए, क्योंकि जिस लिए आए हैं पहले उसको आप लोग पूरा करिए। यदि अच्छे से समझ में आएगा तो आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, लेकिन पहले जानते हैं, पहले देखिए। अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत कम टाइप में उसका रिवीजन करा देना चाहता हूं। कि जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जैसे यहाँ पर लिखा गया है 5 लिखा गया है, 10 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 20 लिखा गया है, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर समान होना चाहिए। जैसे 5 और 10 के बीच में बताओ अंतर कितने का है? 5 का है। 10 और 15 के बीच में अंतर कितने का है? 5 का है। 15 और 20 में कितने का अंतर है? 5 का है। 20 और 25 में अंतर कितने का है? 5 का है। इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें सबसे पहले एक होता है ए का वैल्यू। ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी पहले नंबर पर पहले आगे सबसे पहले जो होगा उसको कहते हैं प्रथम पद, जो कि यहाँ पर प्रथम पद है आपका 5 है। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू होता है डी का वैल्यू होता है। डी का मतलब है यहाँ पर सारो अंतर है, सारो अंतर यानी डिफरेंट, यानी दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंट होता है। यानी देखो डिफरेंट तो 5-5 का है, यानी दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 5-5 का है। तो हम लोग इसके लिए 5 कैसे निकाले हैं? आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा दो, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा दो। तो हम लोग 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। इस प्रकार से डी का वैल्यू निकालते हैं। फिलहाल हम लोग इसको आप बताएंगे, आगे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगा हम उसको समझाएंगे। अब आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी के बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपको इतने बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा कि आप लोग भी क्या कहेंगे। तो अब एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 2 क्वेश्चन लेता हूं। जैसे इसमें दिया गया है, एक पहला नंबर है, अभी बता देता हूं क्या कहा है, और आप लोग बुक लेकर भी बैठे होंगे। 4 दिया है, 10 दिया है, उसके बाद दिया है 16 दिया है, 22 दिया है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों लिख देता हूँ। 1 दिया है, -1 दिया है। अब आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग के सामने एनसीईआरटी का जो दूसरा वाला एग्जाम्पल था उसके चारों क्वेश्चन सामने आ गए हैं। इसमें करा है बताइए कि इसमें एपी श्रेणी है कि नहीं है। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी है। तो हम लोग इसको बताएंगे एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को चेक करते हैं। पहले वाले को देखिए, यहाँ पर क्या दिया है आपको? 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22 दिया है। 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22 दिया है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी होने का मतलब है कि आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या जो भी घटाएंगे उसके अंतर समान होना चाहिए, यानी डी का वैल्यू समान होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, D1 बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। अब कहोगे कि सर जी ये D1 A2 कहाँ से आ गया? तो देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए समांतर श्रेणी, इसके बीच में निकलेगा 1 सार्वंतर, इसके बीच में निकलेगा 2 सार्वंतर, इसके बीच में निकलेगा 3 सार्वंतर निकलेगा। तो इसी के लिए हम D1 D2 D3 कर दिया। D बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन D1 लिखोगे थोड़ा ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर A2 है। ए पहला पद को A1 मान लिए, दूसरे पद को A2 मान लिए, तीसरे पद को A3 मान लिए, चौथे पद को 22 मान लिए, मतलब ए हो गया आपका। इसी तरह से हो गया। तो यहाँ पर हम लोग A2 का वैल्यू क्या है? 10 है, और यहाँ पर A1 का वैल्यू क्या है? 4 है। 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक, जैसे ही भिन्न आ जाएगा तो हम कह देंगे नहीं है। अब देखिए अगला लिखेंगे D2 लिखेंगे। D2 का मतलब क्या है? आगे वाली संख्या में से अंतर, यानी इसको लेंगे। D2 यहाँ पर लिख दिए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2 लिखेंगे।
A3 माइनस A2 लिखेंगे। A3 का मतलब है तीसरा नंबर वाला पद। तीसरा नंबर वाला पद देखिए 16 है तो यहाँ पर 16 लिख दिए। दूसरा नंबर वाला पद क्या है 10 है तो 16 में से 10 घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ पर हो गया। फिर D3 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए जैसे ही D3 हुआ तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, A3 से करेंगे, मतलब 3 यहाँ रहेगा तो 3 यहाँ भी लिखिएगा। अब 3 से 1 कम करिए यानी पहले वाली संख्या यानी A2 लिखेंगे। अब A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू आप लोग बताएंगे 16 है और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है 22 है तो 16 में से 22 घटाएंगे 6 आएगा। यानी हर एक कंडीशन पर D का D1 D2 D3 का वैल्यू समान आया, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं D बराबर क्या है 6 है, यानी सार्वंतर समान है, अतः ये AP श्रेणी में है। बता देंगे AP श्रेणी में है। अब उसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे वाले को चेक करेंगे। दूसरा वाला देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बता देते हैं आप लोग को। दूसरा वाला देखिए लिखा गया है 1 लिखा गया है, -1 लिखा गया है, -3 लिखा गया है, -5 लिखा गया है और यहाँ पर डॉट 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 दिया गया है। अब इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसको करिए। आप लोग को आया है समझ में? चलिए अच्छा मैं दूसरा बता देता हूँ तो तीसरा चौथा आप लोग को बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कैसे बताएंगे, आप लोग बता देंगे। दूसरा डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल मानोगा एग्जाम्पल भी डाल दीजिएगा दूसरे का। तीसरा AP है कि नहीं है इसको बताइएगा। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाएंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर A3 लिखा गया A3 माइनस 2, A3 माइनस 2, यहाँ पर A3 मतलब 16 है और 22 है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए था, यहाँ पर आप लोग ना A4 कर देना। क्या कर देना, A4 माइनस A3 करना, क्योंकि यहाँ जो नंबर रहेगा उससे एक ज़्यादा लेना। वहीं देखो यहाँ भी हुआ है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लिए, मतलब ज़्यादा लेकर उसमें से घटाना है। ठीक, तो उसी प्रकार देखो यहाँ D1 है A2 माइनस A1 हो गया। A2 का वैल्यू बताओ -1, यहाँ पर माइनस लिखेंगे और A1 का वैल्यू है 1 है, माइनस माइनस ऐड होगा क्या होगा -2 होगा। उसी प्रकार से आगे वाली संख्या लेंगे, D2 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर D2 है तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे A3। A3 का मतलब यार तीसरा पद है, थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए लिख देता हूँ, नहीं तो आप आगे वाली में से संख्या पीछे वाली घटा वैसे लिखोगे, थोड़ा अच्छा लगने के बाद हम लोग लिखते हैं D2 बराबर A3 माइनस A2 हो गया। अब A3 का मतलब तीसरा पद है, तीसरा पद क्या है -3 है और दूसरा पद क्या है -1 है। अब यहाँ पर 2 माइनस क्यों आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर घटाने वाला माइनस था और यहाँ पर एक वैल्यू ही माइनस था, इसलिए 2 बार माइनस लिखा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 + 1 हो जाएगा, यानी -3 + 1 हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी देखो -2 आया है, यहाँ पर भी -2 आया है। फिर हम लोग और चेक कर लेते हैं, तीसरा पद भी चेक कर ले। देखो यहाँ पर D3 लिखें तो D3 के आगे वाला कौन सा पद होगा, A4 यहाँ पर लिखेंगे -A3 लिखेंगे। अब A4 क्या है, A4 मतलब चौथा पद, पहला पद 1 था, दूसरा पद -1 था, तीसरा पद -3 था, चौथा पद -5 है तो यहाँ पर -5 लिख दिए, यहाँ पर माइनस लिख दिए। अब तीसरा पद क्या है -3 है तो यहाँ पर -3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2 माइनस का सिंबल है इसलिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे -2 आएगा। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है -2 आया, यानी जो दूसरा वाला भी पद होगा ये आपका क्या है AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पद है। ठीक, उसी प्रकार से आप लोग तीसरा को बताइए, तीसरा को आप लोग अवश्य बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लोग समझे होंगे बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए हैं। ठीक, अब हम बढ़ेंगे, अब हम अपना प्रश्नावली में करेंगे। प्रश्नावली में जैसे जैसे आप लोग को फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा हम फार्मूला को बताते रहेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए NCERT का 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया 15 रुपया है। यानी कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, जैसे प्रति 1 किलोमीटर जाओगे तो किराया कितना है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कहने का उसका मतलब है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया 15 रुपया है। यानी 1 किलोमीटर जाओगे तो टैक्सी का किराया कितना होगा 15 रुपया होगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आप टैक्सी पर बैठते हैं और 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद
उसके बाद यदि आप कोई भी एक्स्ट्रा किलोमीटर गए तो फिर आपको 8 रुपये प्रति किलोमीटर से चलना पड़ेगा। तो ये है कहने का मतलब, ये जो दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, हम लोग इसको चेक करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, सोचिए। हम लोग इसको कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वो फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर जब चला होगा, पहले किलोमीटर जब चला होगा किलोमीटर, तो उसको पैसा देना पड़ा होगा 15 रुपया। कितना रुपया देना पड़ा होगा, 15 रुपया। लेकिन जैसे दूसरे किलोमीटर वो चलता है, दूसरे किलोमीटर जाएगा तो उसको क्या होगा, तो 15 रुपया तो रहेगा भाई 1 किलोमीटर का। अब इसी में दूसरे किलोमीटर में 8 रुपया और प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा उसका 23 रुपया हो जाएगा। जैसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए वो कहेगा, जब तीसरा किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो पहले कितना हुआ था 23 रुपया, अब उसमें भी 8 रुपया प्लस हो जाएगा, यानी 31 रुपया हो जाएगा। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि बार बार 8 रुपया बढ़ रहा है, यानी जो दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, चाहे दिखा मतलब ऐसे लिख सकते हैं 15, 23, 31, ऐसे डॉट 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 दिखा सकते हैं, यानी कह देंगे अतः, निकालना चाहते हो निकाल सकते, नहीं बता सकते। अतः संख्या के बीच अंतर, इसको सर्वांतर, संख्या के बीच अंतर समान है। अंतर क्या है, समान है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समांतर श्रेणी है, यानी एपी है, एपी है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन कहा था। यहाँ पर आप लोग देखिए, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब कोई बेलन है उसमें हवा भरा हुआ है, हवा की मात्रा, जबकि वायु से निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कहने का मतलब यह है ना कि जैसे जो बेलन था उसमें हवा भरा हुआ था, एक बार उसको मतलब निकाला जाता है तो उसका 1/4 होता है, फिर जो बचा था उसका 1/4 हो जाता है, फिर उसका 1/4 हो जाता है। लेकिन इसमें मात्रा नहीं दिया गया था, इसलिए हम कहेंगे माना x, माना x मान लेंगे, जो कि इसमें देखेंगे हम लोग कि उसका मात्रा x मान लिए, मात्रा कितना है, x है, ठीक, x मान लिए। तो मतलब पहले राउंड x था, ठीक। अब पहले राउंड निकाला जाएगा, पहले राउंड मतलब फर्स्ट राउंड, यानी पहले चक्कर लिखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहले चक्कर निकालेंगे तो x/4 होगा, ठीक। फिर दूसरे चक्कर निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरे चक्कर जब हम लोग निकालेंगे तो x/4 गुणे 1/4, यानी x/16 हो जाएगा। क्योंकि इसका 1/4 होगा तो 1/4 करेंगे तो यहाँ 4 चौक 16 यहाँ पर हो जाएगा। फिर तीसरे चक्कर का निकालेंगे तो तीसरे चक्कर निकालेंगे तो इधर क्या बचा था, अब x/16 बचा था, तो यहाँ पर 1/4 से गुणा करेंगे तो x/64 हो जाएगा। यानी देखिए अब यहाँ पर पहले चक्कर x, मतलब पहला ऐसे लिख सकते हैं, स्टडी बना सकते हैं x/4, दूसरे चक्कर बना सकते हैं ऐसे कामा x/16, फिर यहाँ बता सकते हैं x/64, यानी इसी प्रकार से ऐसे चला जाएगा। तो इसमें हम लोग तो लग नहीं रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है तो हमें दिखाना पड़ेगा प्रूफ में। तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाएंगे, यानी d का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर d का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x/16 माइनस x/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि घटाया जाएगा, और जैसे एक बात बता दें, तो आप पहले चक्कर लेना चाहते हैं इसको भी ले सकते थे, लेकिन हम इतना ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा, आपका 16 और भाग देंगे, यहाँ पे x बचेगा, 4 चौक 16, यहाँ पर -4x बचेगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो -3/16 आएगा। इस प्रकार से आ गया। अब वैसे हम आगे वाली भी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर x/64 माइनस x/16, अब हम लोग को दिखाना पड़ेगा। हम जान रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 16 चौके, इसका एलसीएम 16 होगा, 64 होगा ना, 64 का 64 भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर आपका आएगा 4x आएगा, 4x, यानी यहाँ पर -3x/64 आ गया।
देखिए ऊपर वाला तो मान लीजिए सेम है, लेकिन यहाँ नीचे वाला वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, यानी AP श्रेणीय नहीं है, यानी समांतर श्रेणीय नहीं है। इस प्रकार से हो गया। अब तीसरा देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 150 रुपया है। मतलब पहले मीटर खुदाई होता है तो 150 रुपया लागत आता है, लेकिन दूसरे मीटर जब खुदाई होता है बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। यानी पहले 50, दूसरा 50 बढ़ेगी यानी 200, फिर तीसरे मीटर में 50 रुपया फिर बढ़ेगी 250, तीसरे मीटर में 300 होगी। इस प्रकार से होगा। यहाँ कामा भी लगा सकते हो, हमें जोड़ना तो है नहीं इसलिए यहाँ पर कामा लगा देंगे। यहाँ पर ऐसे डॉट 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 चला जाएगा। आप देखो घटाएंगे तो 200 में से 150 घटाएंगे 50 आएगा, फिर इसमें से घटाएंगे 50 आएगा, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। आप लोग बता सकते हैं। ठीक, ऐसे दिखाना होगा, दिखा सकते हैं DA2। यहाँ पर क्या लिखेंगे फार्मूला, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 200 है, A1 का वैल्यू 150 है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से D2 यहाँ दिखा सकते हैं। D2 का वैल्यू क्या होगा, D2 का वैल्यू होगा, यानी तीसरा संख्या ले लें तो यहाँ 250 माइनस 200, तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 आएगा। इस प्रकार से और दिखा सकते हो, लेकिन हमें ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इतना दिखा के हम लोग क्या करेंगे फालतू। अब तीसरा वाले को देखें। तीसरा वाले में क्या करा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि, मतलब करा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की जाती है। तो बताइए क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसमें मिश्रधन 10,000 राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है ना, चक्रवृद्धि की ब्याज पर जमा की जाती है। कितना है, 10% है। और उसके बाद अब हम लोग मिश्रधन मतलब कराए मिश्रधन निकालिए। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग ये तो फार्मूला से करना पड़ेगा। आप लोग इस फार्मूले को क्लास 8 में पढ़े थे, दिखाना पड़ेगा। और फिलहाल जब ये मिश्रधन में है तो ये तो होगा नहीं, फिक्स है। ये जो होगा समांतर श्रेणी में यानी AP श्रेणी में नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग दिखा देते हैं, देखेंगे आप लोग। तो देखिए यदि दिखाएंगे इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए मिश्रधन बराबर, यानी हम लोग लिखेंगे पहले वर्ष का जो ब्याज आएगा, जो मिश्रधन आएगा पहले वर्ष का होगा। फार्मूला इसका होता है मूलधन यहाँ पर 1 प्लस दर बटा के 100 पावर n होता है। इस प्रकार से, यानी n मतलब समय, यहाँ पर लिख देते हैं, समय रहता है। तो मूलधन तो 10,000 है, 10,000 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए। दर का वैल्यू क्या है, 8% है, बटा के 100 हो गया। यहाँ पर समय कितना है, समय आपका है 1 वर्ष। 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 1 वर्ष लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ इसको हम काट भी सकते हैं। जब काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 से काट दें, 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 दूना 8 और यहाँ पर 25 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 10,000 कर देते हैं, 4 0 कर देते हैं। यहाँ पर आएगा देखो 25 से कब, 25 2 27 बटा के 25 आएगा, 27 बटा के 25 आएगा। अब इस प्रकार से इसको हम लोग काट देंगे तो काटेंगे क्या होगा, 25 चौका 100, यहाँ पर 400 होगा, 27 चौका होगा आपका 108, यानी 10,800 रुपया आएगा। 10,800 रुपया आएगा। यानी कहने का मतलब है हमारे पास टोटल पैसा कितना था, 10,000 था, 10,000 जमा किया गया था कहीं पर। ठीक, अब कह रहा है उसका ब्याज जो आया 10,800, यानी 10,000 रुपया 800 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहीं जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे जो पैसा लेन देन होता है, यानी वही पैसा जो आया है टोटल, वही आपका अगले वर्ष मूलधन का काम करता है। तो यानी दूसरे वर्ष हम लोग क्या दिखा देंगे, दूसरे वर्ष जो होगा उसका पैसा हो जाएगा 10,800 गुणे, यहाँ पर सब कुछ वैसे रहेगा, यहाँ पर होगा 1 + 8 बटा के 100 होगा। यानी कैलकुलेशन उसी जैसा करेंगे, एक ही वर्ष रहेगा, ये नहीं 2 वर्ष कर देना। 2 वर्ष करोगे ना तो इसका वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो हम एक ही वर्ष का निकालेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ वैसे रहेगा, यानी 27 बटा के 25 यहाँ भी आएगा। अब यहाँ पर 10,800 को हम लोग 27 है क्या, कितना आ रहा था, 27 बटा 25, यहाँ 27 बटा के 25 लिख दिए। अब इसको काट दें तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 80 बचेगा, 25 3 75, 50 हुआ, यहाँ पर 432 आएगा।
432 का हम लोग 27 में गुणा करेंगे, तो यहीं कहीं साइड में गुणा कर दें। 432 का जब हम लोग 27 में गुणा करेंगे, 432 का गुणा जब 27 में करेंगे तो 7 दूना 14 1 आया। ठीक, यहाँ पर 7 त्रिक 21 2 1 आया था ना, 22 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 चौक 28, 28 और 2 हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 हुआ, फिर यहाँ 6 हुआ, फिर यहाँ 8 हुआ, फिर यहाँ 4 6 6 11, 11,666 आएगा। तो अब यहीं से, अब आगे हम नहीं करेंगे, आप यहीं से देखकर बता सकते हैं। देखिए पहले उसके पास पैसा कितना था, 8,000 था, कितना था 10,000 था। ठीक, जब वो 1 साल के लिए जमा किया उसके पास पैसा 10,800 हो गया, यानी 800 रुपया बढ़ा। तो फिर इसको क्या 800 रुपया फिर बढ़ा है? नहीं बढ़ा है ना, यानी कह देंगे कि एपी यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब जो आएगा उसमें आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस वीडियो में इतना ही बताएंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप क्लास 10th का अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिजिक्स का आप लोग देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि यदि अब तक हमारे पास आप लोग बने रहे थे और वीडियो फिलहाल हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।